हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है चंद्रकला। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। नवीनगढ़ की नदी के तट पर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। अजगर किसी बड़ी परेशानी में था। इसको पेट में लिए कब तक फिरूं। ओह, वह लड़की वहाँ लेटी हुई है, उसके पास चलता हूँ। वही मेरी कुछ मदद करेगी। अरे यह तो बेहोश है अब। हाँ, इसे गुदगुदी करता हूँ। लड़की में कुछ चेतना आई, किंतु अजगर पर नजर पड़ते ही लड़की भागी। परंतु अजगर ने उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, डरो मत। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की अचंभित थी अजगर के बोलने पर। तुम तुम बोल सकते हो? हाँ बेटी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। कुछ क्षण सोचने के बाद, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मेरा पेट काटना होगा। हैरान रह गई लड़की। क्या कह रहे हो तुम होश में नहीं हो। यह मुझसे नहीं होगा बेटी, तुम्हें यह करना ही होगा वरना मेरा शरीर में जहर फैल जाएगा। किंतु पेट कटने से भी तो तुम मर जाओगे। नहीं, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं नहीं मरूंगा। कुछ पल बाद, ठीक है तो तुम तैयार हो? हाँ। फिर लड़की ने अजगर का पेट चीर डाला। अगले ही पल हैरान रह गई वो। आए, यह क्या? पेट में आदमी की लाश। और और अजगर ने इंसान का रूप ले लिया। हाँ बेटी, मैं हूँ यहाँ का राजा नवीन कुमार। और बेटी, यह है बसंतगढ़ का राजा परवीन सिंह। इसने हमारी खूबसूरत पत्नी महारानी आभा के हथियाने के लिए हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। राजा परवीन सिंह, मेरे बहादुर सैनिकों, आज राजा नवीन कुमार को जरूर हरा देंगे। अब महारानी आभा को हमसे दूर कोई नहीं रख सकता। भयंकर मार काट मचा दो। नवीनगढ़ गढ़ का युद्ध स्थल भयानक मार काट का दशक बन गया। उफ, मारो, हाय, लड़ो, मारो। राजा परवीन सिंह का पल्ला भारी साबित हो रहा था। मुझे अपनी हालात होती सेना के लिए कुछ करना होगा। मुझे अपनी हताहत होती सेना के लिए कुछ करना होगा। राजा नवीन कुमार ने हाथी रा अपने हाथी राजा परवीन की तरफ दौड़ाया। और राजा परवीन सिंह को देखने को मिला एक आश्चर्य। फुस फुस। अरे यह क्या? राजा नवीन कुमार अजगर में कैसे बदल गया? और फिर बिना एक पल गंवाए अजगर के मुंह में समाता चला गया परवीन सिंह। और अजगर रूपी राजा नवीन कुमार युद्ध स्थल से कूच कर गए। राजाओं के अभाव में दोनों सेना वापस लौट पड़ी। अरे हमारे राजा परवीन सिंह कहाँ गए? चलो युद्ध समाप्त, पहले अपने अपने राजाओं को ढूंढा जाए। हाय, हमारे प्रिय राजा नवीन कुमार कहाँ गायब हो गए? और मैं इस भयानक रोग से ग्रसित पापी को अपने पेट में लिए फिरने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे इस रूप में युद्ध स्थल में देखते ही कोई भी मार सकता था। और इसके पेट में रहते मैं अपना रूप भी नहीं बदल सकता था। खैर, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? और यह प्रश्न सुनते ही लड़की के चेहरे पर तनाव आ गया। मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? किस देश से आई हो? कहीं कहीं की राजकुमारी लगती हो तुम तो। कहाँ से आई हूँ? राजकुमारी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है मैं कौन हूँ। तभी नवीनगढ़ के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां वहां आ पहुंचे। महाराज, आप यहाँ? और यह क्या, राजा परवीन सिंह मृत? हाँ सेनापति, हम इससे लड़ते लड़ते यहाँ आ पहुंचे पहुंचे चलो, बाकी वार्तालाप महल में पहुंचकर होगा। महल की राह पर, बेटी बोलो, कौन हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा महाराज। तभी नवीन कुमार की नज़र लड़की की कलाई पर पड़ी। तुम्हारा नाम तो पता चला बेटी, चंद्रकला है तुम्हारा नाम। चंद्रकला? लगता है तुम्हारी स्मृति खो गई है बेटी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। सच महाराज? बातों ही बातों में वे राजमहल के करीब पहुंच गए। द्वार पर उनका स्वागत
किया महारानी आभा ने। महाराज विजय की बधाई। धन्यवाद महारानी। लो, आज हमारे साथ अपनी पुत्री चंद्रकला की भी स्वागत करो। सुंदरता की सूरत महारानी आभा ने खुशी खुशी में कहते हुए चंद्रकला को भी आरती उतारी। ओह महाराज, आपके इस तोहफे ने तो हमारी झोली खुशियों से भर दी। चंद्रकला ने भी खुशी खुशी दोनों को अपना माता पिता स्वीकार कर लिया। बाद में रानी राजकुमार सूरज सिंह के खोने के बाद अब जाकर आया मेरे बेचैन दिल को करार। हाँ महाराज, संतान से मिलने के लिए कब से थी मैं बे, बेकरार। अर्धरात्रि में भाई डाकू। हाँ भाई लुटेरे। यार, हमारे बाप ने नाम तो इतने अच्छे रखे दिए किंतु काम चोरी का सिखाया। हाँ यार, लगता है वे तो अपनी औकात अच्छी अच्छी है कि हम सिर्फ महल में ही चोरी करते हैं। डाकू भाई, महल से राजकुमारी आई है, क्यों ना उसे ही चुरा ले। हाँ भाई लुटेरे, विचार तो अच्छा है, चल शादी कर लेंगे उससे। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे में प्रविष्ट हुए, आई, दोनों की चीखें निकल गई। सामने दृश्य ही ऐसा था, शिकार खुद चल आया है, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। चुड़ैल आगे बढ़ी। अब मैं तुम दोनों का भक्षण करूंगी। थर थर कांपते हुए गए दोनों गरीब चोर, और वह स्वादिष्ट सड़प सड़प। और अगले दिन दरबार में महाराज, महल की दीवार के पास दो चोरों के छत विछत 100 मिले हैं। क्या, कैसे हुई उनकी यह दशा? महाराज, मुझे तो यह किसी राक्षस या चुड़ैल का काम लगता है। राक्षस या चुड़ैल? फिर राजा नवीन कुमार ने हत्यारे की खोज का कार्य गुप्तचरों को सौंप दिया। लेकिन उसी रात, जागते रहो, जैसे ही चौकीदार मुड़ा, उप पगला आवाज निकालता है। अब चौकीदार की चौकीदारी कौन करता भला? काश कोई यह दृश्य देख लेता। देखा, और खुद सेनापति ने चुड़ैल का खून पीते देखा। अरे पकड़ो पकड़ो, भागे, वह चौकीदार का खून पी गई चुड़ैल। उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से सैनिक उधर को भागे और शोर सुनकर चुड़ैल दौड़ी। ओह, वह रही हत्यारिन, भागने न पाए। क्या आज इस चुड़ैल का खेल खत्म हो जाएगा? चुड़ैल बहुत तेज दौड़ रही थी। अरे वह तो महल की तरफ दौड़ी जा रही है। और तेज दौड़ो। परिणाम, ओह, निकल गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वह अवश्य महल में गई है, चलो महल में खोजें। किंतु महल का चप्पा चप्पा छान लेने के बावजूद उफ, कहीं नहीं मिली। चलो सुबह महाराज को खबर करेंगे दरबार में। चुड़ैल राजमहल में जाकर गायब हो गई। गहरी चिंता का विषय था। इस चुड़ैल का जरूर हमारे महल से कुछ संबंध है। हमें वेश बदलकर राजमहल की निगरानी करनी होगी। काश आज हमारा बेटा सूरज सिंह हमारे पास होता। फिर महाराज दरबार में से उठकर चल पड़े। उधर अकर्ण वन में, सूरज, जल्दी चलो, देर हो रही है। चलता हूँ प्रिय चंद्रदत्त, बस थोड़ा सा ही कार्य शेष है। कार्य पूरा होते ही दोनों कदम बढ़ाते चले गए। दोस्त चंद्र, तुम आज आश्रम छोड़कर चले जाओगे? हाँ मित्र, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, किंतु नगर पहुंचकर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। दोनों के ही दिलों में बिछुड़ने का दुख था। आश्रम में आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई मेरे बच्चों। राजकुमार चंद्रदत्त, तुम्हारी इच्छा अनुसार हमने यह तलवार यज्ञ द्वारा प्राप्त की है। इसके स्पर्श से राक्षस और शैतान इंसान बन जाते हैं। गुरुवर धन्यवाद, मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। बेटा सूरज, तुम्हारे लिए भी एक उपहार है। यह तलवार बड़े से बड़े राक्षस का वध तुम इसी की सहायता से कर सकते हो। धन्य हुआ पिताश्री। जाओ पुत्र, सूरज, तुम्हारी माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है। उनसे जाकर मिल लो। दोनों ने माँ को प्रणाम किया। बेटा सूरज, एक राज बरसों से दिल में छुपाए रखा था,
वही बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। बोलो माँ। बेटे, मैं तुम्हें नवीनगढ़ के राजा नवीन कुमार की कहानी सुनाती हूँ। लगभग 16 साल पहले नवीनगढ़ में एक दुर्दांत डाकू काल सिंह का आतंक फैला हुआ था। सब कुछ लूट लो, मारो, आग लगा दो, भागो, डाकू का काला आया। काल सिंह के अत्याचारों से त्रस्त प्रजा राज दरबार में पहुंची। दुहाई है महाराज, काल सिंह ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे प्रिय प्रजाजनों, आपके आर्थिक नुकसान को हम अपने खजाने से पूर्ण कर देंगे और काल सिंह के जुल्म से जो आपका कष्ट हुआ है उसका बदला हम जल्द ही काल सिंह से लेंगे। सेनापति, आप आज ही समस्त गुप्तचरों को काल सिंह की टोह में लगा दो। जी महाराज। आप लोग निश्चित होकर जाएं। काल सिंह के गिरोह का अब शीघ्र ही खात्मा होगा। महाराज की जय हो। फरियादियों के जाने के बाद इस विषय में हमें खुद कुछ करना होगा। उसी रात्रि को वेश बदलकर मैं डाकुओं के खिलाफ कुछ ना कुछ खोज ही लूंगा। अब राजा खुद ढूंढे तो परिणाम तो निकलना ही था। अरे, कौन है यह दोनों? लगते तो डाकू ही हैं। नगर सेठ के घर में क्या झांक रहे हैं? नगर सेठ के घर का पूरा जायजा लेकर डाकू चल पड़े। बहुत माल है सेठ के घर में। हाँ, सरदार को बताते हैं, वह कल ही धावा बोल देंगे। मुझे रूप बदलकर उनका पीछा करना चाहिए। प्रजावस्थल राजा प्रजा के लिए उल्लू बन गया। शीघ्र उनका पीछा करता हुआ जल्दी ही काला सिंह के अड्डे तक पहुंच गए। सरदार, हम नगर सेठ का सब माल देख आए हैं। ठीक है, तो हम आराम ठीक है, अब आराम करो, कल वहां डाका डालेंगे। गिरोह के सभी डाकू जब सो गए, वह सभी सो गए। यही समय है कुछ करने का। शीघ्र ही राजा उल्लू के से बाज बन गया और काल सिंह को लेकर उड़ चला बाज उड़ा चला बाज राजा। फिर देख देख लूंगा, एक एक को धोखे से उठा लिया मुझे। डाकू साथियों को खबर भी ना हुई और सरदार जा पहुंचा कारागृह में। खबर पहुंची भी तो सैनिक के द्वारा, पकड़ लो सबको। और उसी दिन सभी डाकुओं को मृत्यु दंड सुनाया गया। अगले सप्ताह इन सभी डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। 7 दिन की मोहलत देकर तूने मुझे छूटने का मौका दे दिया नवीन कुमार। काल सिंह को फिर कारागृह में पहुंचा दिया गया। तभी दरबार में संदीप मुनि व उनकी पत्नी ने प्रवेश किया। आइए मुनिवर, हम कृतार्थ हुए। आयुष्मान भव राजन। फिर मुनि को कुछ दिन के लिए महल में ही रुकने के लिए राजी कर लिया गया राजा नवीन कुमार ने। किंतु अगले दिन बहुत बड़े हादसे ने जन्म लिया। ओह उफ! काल सिंह डाकू कारागृह से आजाद हो गया। मार डालो, डालो, जो मिले काट डालो। मुझे महल पहुंचना है, राजा नवीन कुमार से बदला लेना है। अंततः वह महारानी आभा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया। खबरदार, जो जो गड़बड़ की पेट चीर दूंगा। मेरा बच्चा मुझे दे दे काल सिंह। काला सिंह, बहुत रक्तपात कर लिया तूने, अब हथियार फेंक दे। हथियार नहीं, मैं तेरी औलाद को फेंकूंगा नवीन कुमार इस खिड़की से नीचे। बेटा सूरज, वाऊ! नीच हत्यारे, ले मर। ओह खचाक! उधर खिड़की के नीचे खड़ी संदीप मुनि की पत्नी ने राजकुमार को लपक लिया। ओह मेरे लाल, तू मेरी ही गोद भरने आया लगता है। और सूरज सिंह को आंचल में छुपाकर वह एक तरफ को चल पड़ी। बाद में राजकुमार को बहुत ढूंढा गया, किंतु वह ना मिला। कहाँ गया वह? धरती निगल गई या आकाश खा गया? और सूरज सिंह जो संदीप मुनि के साथ ही विदा हो गया। यह तुमने ठीक नहीं किया प्रिय। सब ठीक है पूज्यवर। भगवान को हमें संतान शायद इसी रूप में देनी थी। पुत्र सूरज सिंह, यह अपराध बोध मैं और नहीं सह सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सत्य से अवगत करा दिया।
माँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहूँगा। जरूर बेटे, यह लो, यह हार तुम्हारा राजचिन्ह है। फिर दोनों मित्र अपनी अपनी राह लिए। अच्छा राजकुमार चंद्र, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हाँ राजकुमार सूरज सिंह, हम जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।